हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज डायरेक्टिंग। और कोशिश करते हैं कि इस एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल दो चैप्टर पे ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, कुछ पार्ट्स मिसिंग है, बट कोई बात नहीं, आज स्टार्टिंग से करते हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग के साथ। सबसे पहले डायरेक्टिंग है क्या, हमें ये जानना है। अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। कौन से आपको याद रखना है। पोस्ट डीसी क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आपने क्या किया? प्लानिंग में सबसे पहले आपने प्लान्स बनाए, आपने गोल सेट किया, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या किया? आपने डिपार्टमेंट्स बनाए, आपने ड्यूटीज असाइन करी, ये हो गया। उसके बाद स्टाफिंग में आपने लोगों को हायर करा, उन्हें रिक्रूट किया, लोगों को काम पे लगाया, डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज को रखा, वो क्या था? स्टाफिंग। आपने अपने स्टाफ को मैनेज किया। अब बात आती है डायरेक्टिंग की। अब वो जो आप स्टाफ लेके आए हो, उसे डायरेक्ट करना है, उन्हें बताना है काम करना कैसे है, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें इंस्पायर करना है, उनको गाइड करना है कि काम किस तरह करना है, सो दैट वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे से अचीव कर सकें। वही क्या है? डायरेक्टिंग। ठीक है, देखो क्या लिखा है। It is the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading the people in the organization to achieve the organizational goals। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, लीड करना है, कम्युनिकेट करना है उनके साथ, सो दैट जितने भी आपके टारगेट्स हैं वो बहुत अच्छे से अचीव हो सकें। वही क्या है? डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग का मीनिंग क्लियर है। इसके बाद आते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स में देखो, सबसे पहला है इनिशिएट्स एक्शन। अभी हमने समझा कि जो आपके स्टार्टिंग के फंक्शंस होते हैं पोस्ट डीसी, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जितने भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, ये 3 फंक्शंस हैं, ये बस प्रिपरेटरी फंक्शन है। यहाँ पे बस हमने प्लान सेट करे, हमने डिपार्टमेंट्स बनाए, हमने स्टाफ को मैनेज किया, बट एक्चुअल में उस प्लान को एक्शन में कौन लेके आता है? डायरेक्टिंग। एक्चुअल में काम जो स्टार्ट होता है वो होता है डायरेक्टिंग स्टेज पे। इसलिए सबसे पहला फीचर है इट इनिशिएट्स एक्शन। ठीक है, यहीं से हम प्लान को एक्शन में लेके आते हैं। ओके। इसके बाद सेकंड है टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डायरेक्टिंग आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। हर डिपार्टमेंट, हर लेवल अपने से जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको गाइड करेंगे, उन्हें बताएंगे कि काम करना कैसे है। ठीक है। इसके बाद इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलेगी, आप टारगेट्स बनाओगे तो लोगों को गाइड भी करना होगा, तो इसलिए हमेशा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। ओके। देन इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब कि डायरेक्टिंग फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब जो सुपीरियर है वो अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा, यानी कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल अपने से नीचे लोअर लेवल को गाइड करेगा। तो ये फ्लो करता है टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे। ओके, फीचर्स हो गए। सबसे पहले इनिशिएट्स एक्शन, दूसरा टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि परवेसिव है। ओके, इसको हम परवेसिव भी कह सकते हैं। देन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डन। ठीक है। इसके बाद आती है इसकी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? सबसे पहले हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, अभी हमने पढ़ा फीचर्स में। देन इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर आप लोगों को गाइड करोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को बताओगे कि काम कैसे करना है, उनके साथ डिस्कशन करोगे, उन्हें गाइड करोगे, तो सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और वहीं से आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद गाइड्स एम्प्लॉइज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग देम। जब आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करोगे, इन्हें इंस्पायर करोगे, तो वो अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा काम कर पाएंगे। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई बताने वाला ही नहीं है, एम्प्लॉइज को कोई बताने वाला नहीं है, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो उनका मोरल वैसे ही डाउन हो जाएगा, है ना। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से गाइड करोगे, उन्हें चीजें समझाओगे, इंस्पायर करोगे, तो अगर आप कोई भी नया चेंज लेके आना चाहोगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एम्प्लॉयज बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेंगे उस चेंज को लाने से। ठीक है, कि सपोज पहले बैंक्स में सब कुछ पेपर पे हुआ करता था, बट टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सब कुछ डिजिटल हो गया,
तो अब सब कुछ कंप्यूटर्स पे होता है, ऑनलाइन हुआ है। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को गाइड ही नहीं किया होता तो शायद वो एम्प्लॉयज उस चेंज को लाने से, इंट्रोड्यूस करने से रेजिस्ट करते। बट अगर आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से मोटिवेट करोगे तो कोई भी अगर आपको चेंज लेके आना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो बहुत इजीली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। देन इट हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जब सब कुछ ना प्रॉपर वे में होगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रहेगा, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस और स्टेबिलिटी भी मेंटेन हो पाएगी। कोई भी एम्प्लॉय फालतू में छुट्टी नहीं मारेगा ऑर्गेनाइजेशन से, वो प्रॉपरली काम पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टेबिलिटी और बैलेंस भी मेंटेन होगा। ओके, इंपॉर्टेंस हो गया, क्लियर है। इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स हैं, या फिर कितने एस्पेक्ट्स हैं, या फिर कितने कंपोनेंट्स हैं, ये आपको समझना है। और इसी के बाद आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो आपको याद रखना है डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक है हमारे पास, SMLC। ठीक है, SMLC आपको याद रखना है। SMLC क्या है? सबसे पहले सुपरविजन, देन मोटिवेशन, इसके बाद लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग अगर कोई पूछे तो क्या लिखोगे? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ओके, आपके सिलेबस में सुपरविजन नहीं है, बट सुपरविजन का मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। सुपरविजन का मतलब है कि सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स की सभी एक्टिविटीज पे एक नजर बना के रखेगा कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कुछ भी गलती करेंगे तो वहां पे उसे गाइड करेगा, वही क्या है? सुपरविजन। ठीक है, क्लियर। इसके बाद मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन क्या है, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन क्या है। तो फर्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन है क्या? हम लोग ये डेली लाइफ में सुनते हैं कि आज मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाई। कई बार होता है आपका मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन होता है तो आप काम भी नहीं कर पाते। तो मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन का सिंपल मतलब है कि आपको लोगों को इंड्यूस करना है, उन्हें स्टिमुलेट करना है, सो दैट वो अच्छे से अपने गोल के टुवर्ड्स काम कर पाए। ठीक है, ये कोई फोर्स नहीं कर सकता आप पे कि हाँ आपको मोटिवेटेड फील करना होगा, नहीं। वो अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ आज मुझे काम करना है, आज मुझे उठ के काम करना है ना। कि कई बार हम किसी ऐसे इंडिविजुअल का कोई पॉडकास्ट सुन लेते हैं कि जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, कि हमें खुद से अंदर से मन करता है कि हाँ आज हम काम करें। ठीक है, वही क्या है? मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का क्या लिखा है मीनिंग इसमें? Okay, motivation means a process of stimulating and inducing the employees to action to attain the desired goals. ठीक है, it's a process of stimulating and inducing the employees to action, कि वो काम करें, अपने गोल के टुवर्ड्स काम करें, वो क्या है? मोटिवेशन। ओके, अब 3 इंटररिलेटेड टर्म्स आपको समझनी है मोटिवेशन में। सबसे पहले मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। तो देखो, मोटिव क्या है? inner state that energizes, activates और moves and direct behavior towards goal। वो inner feeling, वो inner state जो कि एक्टिवेट होकर आपको डायरेक्ट करता है कि हाँ आप अपने गोल के टुवर्ड्स काम करो, वो क्या है? मोटिव। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? अभी हमने पढ़ लिया, इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश देयर डिजायर्ड गोल्स, दैट इज मोटिवेशन। और मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर में क्या लिखा है? द टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कई बार कि सपोज आपने किसी बहुत अच्छे इंडिविजुअल का, किसी ऐसे पब्लिक स्पीकर का कोई पॉडकास्ट या इंटरव्यू देखा और आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो क्या वो पर्सन मोटिवेटर कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। बट इस सब्जेक्ट के केस में हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मोटिवेटर का मतलब वो नहीं है। कई बार लोग पैसे के टर्म्स में ही बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। मतलब अगर एक कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपको बोला जाए कि अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो जो इंक्रीमेंट मिल रहा है वो भी एक पर्सन के लिए मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो मोटिवेटर क्या है? वो टेक्निक जिसे यूज करके आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, अभी से हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके 2 टेक्निक्स होती है, एक होते हैं आपके पास फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, कि कुछ लोग पैसे की वजह से मोटिवेटेड फील करते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं, और कुछ लोगों के लिए पैसा नहीं बट उनको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, तो वो भी उनके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो मोटिव क्या है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेटर क्या है। ओके, इसके बाद फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले मोटिवेशन इज अ इनर फीलिंग, एक इनर फीलिंग है। कोई भी आप पे फोर्स नहीं कर सकता कि आपको मोटिवेटेड फील करना है, नहीं, वो अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ आज मुझे उठ के अच्छे से मेहनत करनी है, काम करना है, तो इट्स अ इनर फीलिंग। ठीक है,
देन इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, हेल्प करता है आपको कि आप अपने गोल के टुवर्ड्स, अपने टारगेट के टुवर्ड्स काम करो, ठीक है। देन इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकता है, नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है। आप सपोज अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि सपोज आपके टेस्ट में अच्छा आपने परफॉर्म नहीं किया, आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, तो कुछ टीचर्स होंगे जो बोलेंगे कि भाई तू फेल हो जाएगा, तुझे में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता है ना, तू बेकार है। और कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे पॉजिटिवली कि भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से परफॉर्म करना, मेहनत करना और अच्छे से बेटर परफॉर्म कर जाओगे, ठीक है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन भी है और नेगेटिव मोटिवेशन है। कुछ लोग आपको पनिश करके मोटिवेट करते हैं और कुछ लोग आपको पुश करेंगे पॉजिटिवली कि हाँ आप काम करो, ठीक है। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। देन इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मोटिवेशन अप्लाई होता है लोगों पे, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बींग्स पे, और ह्यूमन नेचर को समझना इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप सभी लोगों को एक ही तरह से, एक ही वे से मोटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। हर कोई अलग तरह से मोटिवेट होगा, तो इसलिए इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो इट्स एन इनर फीलिंग, प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, देन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ओके। ये होगा इसके फीचर्स, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अगर आपने फीचर समझ लिए तो इंपॉर्टेंस बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इट हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बात है, एम्प्लॉयज अगर बहुत पॉजिटिव फील करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव होगा ही, वो अपना 100% दे पाएंगे, ठीक है। देन इट हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज टू पॉजिटिव एटीट्यूड। एम्प्लॉइज के नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करता है पॉजिटिव एटीट्यूड में, मोटिवेशन की वजह से वो फुल मोटिवेटेड फील करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो बहुत पॉजिटिव फील कर पाएंगे, ठीक है। देन इट हेल्प्स रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कि एम्प्लॉइज अब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर एम्प्लॉइज पॉजिटिव फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, तो उनका खुद से मन करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करें, जिसकी वजह से वो फालतू की छुट्टियां भी नहीं मारेंगे। दैट इज व्हाई इट रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म, ठीक है। एब्सेंटीज्म भी कम हो जाएगा और एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम रहेगा। Then it helps managers to introduce changes smoothly without much resistance from people। वही बात अभी हमने पीछे पढ़ा डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस में कि अगर लोग मोटिवेटेड फील करेंगे तो अगर आपको कुछ भी चेंज इंट्रोड्यूस करना है तो लोग उस चेंज को इंट्रोड्यूस करने से रेजिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मोटिवेशन से, दैट इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये हमें क्लियरली समझना है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखो टॉपिक है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। सबसे पहले ये थ्योरी दी किसने है? तो ये थ्योरी आपको दी है, सॉरी, ओके, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। अब्राहम मैस्लो का कहना ये है कि उन्होंने ह्यूमन नीड्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। 5 टाइप्स की उन्होंने नीड बनाई है। देखो सबसे पहले लिखा क्या है, His theory was based on human needs. Human needs पे based ये theory है। He felt that within every human being there exists a hierarchy of 5 needs. 5 तरह की needs उन्होंने बताई हैं। उनको समझने से पहले कुछ assumptions आपको डिस्कस करनी है, वो समझते हैं। सबसे पहले people's behavior is based on their needs. लोगों का behavior उनकी needs पे dependent होता है, ठीक है। Second, People's need are in hierarchical order, starting from basic needs to higher level needs। मतलब कि सबसे पहले आपकी basic need होगी, उसके बाद उससे higher level need, उसके बाद उससे higher level need, ओके। इसके बाद आता है a satisfied need can no longer motivate a person। सिंपल बात है कि आपकी कोई नीड थी, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो वो आपको और ज्यादा मोटिवेट नहीं करेगी, ठीक है। कि सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको बोला था कि अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो आपको गिफ्ट में एक साइकिल मिलेगी। आपने अब उस साइकिल के लिए फुल मेहनत करी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और आपको वो साइकिल मिल गई। अब अगर आपको फिर से बोला जाए कि भाई फिर से एक साइकिल मिलने वाली है, तो क्या फिर से वो मोटिवेशन आपके अंदर आएगा? नहीं आएगा। एक नीड जब सेटिस्फाई हो जाती है तो वो फिर से आपको मोटिवेट नहीं करती, ठीक है। देन a person moves to the next higher level of the hierarchy only when the lower need is satisfied। जब आपकी lower level की नीड पूरी होगी तभी आप higher level of need पे शिफ्ट करोगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब समझते हैं कि वो नीड्स हैं क्या। देखो सबसे पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड इज
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, इसके बाद एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस या फिर सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स, और उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये क्या है, इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे लोअर लेवल ऑफ नीड जो आती है वो है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। यहाँ पे याद रखना ये फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं है। कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूज होके साइकोलॉजिकल लिख के आते हैं और हमारे नंबर वहीं कट जाएंगे, तो याद रखना है इट इज फिजियोलॉजिकल नॉट साइकोलॉजिकल। ठीक है, सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब ही क्या है, आपकी बेसिक नीड्स, ठीक है, जिसमें आप कवर करते हो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब किस में आती है, बेसिक नीड्स में। तो वही लिखा है, दीज आर द बेसिक नीड्स विच अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू satisfy in order to survive. Hunger, thirst, shelter, sleep are some of the examples of these needs. सबसे पहले बेसिक नीड क्या आती है, आपका फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। सबसे लो लेवल ऑफ नीड यही है। एक बार आपने इन नीड्स को पूरा कर लिया, फिर आप मूव करते हो सेकंड टाइप की नीड्स, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब आप सेफ रहो, आप सिक्योर रहो, आपको किसी भी तरह का इमोशनल या फिर फिजिकल डैमेज ना हो। ठीक है, तो दीज नीड्स आर कंसर्न्ड विद फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एटसेट्रा। कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपकी इनकम स्टेबल रहे, आपको बहुत जल्दी उस जॉब से टर्मिनेट ना कर दिया जाए, आपके पास इंश्योरेंस हो सो दैट आपकी लाइफ सेफ एंड सिक्योर हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना है, उसके बाद कहाँ मूव ऑन करना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे। ठीक है, एक बार आपने ये वाली नीड भी पूरी कर ली, फिर आता है एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस या फिर सोशल नीड्स। मतलब कि अब आप सोसाइटी में एक फ्रेंडशिप आपको देखने को मिले, लव, अफेक्शन, ये सब किस में कवर होता है, सोशल नीड्स में, कि आपको समाज में भी एक अच्छे से मतलब जीने का साधन मिले। ठीक है, these needs are concerned with affection, sense of belongingness, acceptance and friendship। ठीक है, कि एक अच्छी सोसाइटी हो, ठीक है, आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल हो, सो दैट आपकी सोशल नीड्स भी पूरी हो सके। वो किस में आ जाता है, सोशल नीड्स में। ठीक है, इसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या है, कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, आपको स्टेटस, आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, रिस्पेक्ट मिले, वो सब किस में आता है, एस्टीम नीड्स में। तो दीज नीड्स इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस एंड रिकॉग्निशन। कि आप कहीं भी बाहर जाओ तो आपको लोग रिस्पेक्ट दें, ठीक है, आपको लोग रिकॉग्नाइज कर सकें, वो किस में आता है, एस्टीम नीड्स में। ओके, इसके बाद जो लास्ट नीड आती है, सबसे हायर लेवल ऑफ नीड, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब क्या है, कि आपका जो भी टारगेट था, आपका जो भी अल्टीमेट गोल था, वो आपने अचीव करा। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हियरार्की, इट अराइजेस आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल प्रीवियसली डिस्कस्ड नीड। जब आप ये सारी चारों की चारों नीड्स को फुलफिल कर लोगे, उसके बाद आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। जो भी आपका टारगेट था, जो भी आपका गोल था, वो आपने अचीव कर लिया है, वो किसमें आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में। ठीक है, 5 तरह की नीड्स, सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, देन एफिलिएशन नीड्स या फिर आप सोशल नीड्स भी बोल सकते हो, उसके बाद एस्टीम नीड्स जिसमें हमें कवर करना है रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, वो किसमें आता है, एस्टीम नीड्स में। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड, कि आपका जो गोल था वो आपने अचीव कर लिया। ठीक है, ये इसी ऑर्डर में चलेगा, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन सोशल नीड, उसके बाद एस्टीम नीड एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये होती है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, जिसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है एक, अब आपके पास ये एक इमेज आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको इंडिविजुअल एग्जांपल दिया है और ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दिया है अब्राहम मैस्लो थ्योरी के अकॉर्डिंगली। तो देखो, सबसे पहले नीचे लिखा है आपके पास बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, इसके बाद बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है और ये लोएस्ट लेवल। ओके, अगर हम इंडिविजुअल एग्जांपल देखें तो सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है हंगर। ठीक है, वही बात हो रही है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, कि आपकी इनकम स्टेबल हो, आपको जॉब से निकाल ना दिया जाए बहुत जल्दी। ठीक है, सोशल नीड में हम बात करते हैं फ्रेंडशिप की, देन एस्टीम नीड में स्टेटस, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में सेल्फ फुलफिलमेंट, कि हाँ आपने जो सोचा था वो आपने अचीव कर लिया।
ठीक है, आप वहां से सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें तो उसमें बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड में आता है बेसिक सैलरी, कि आपको एक बेसिक अमाउंट ऑफ सैलरी या वेजेस आपको रिसीव, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड के लिए पेंशन प्लान, कि आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो, सो दैट आपकी लाइफ सेफ एंड सिक्योर रहे। इसके बाद सोशल नीड्स में हम बात करते हैं कॉर्डियल रिलेशन विद कलीग्स, आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो, ठीक है। एस्टीम नीड्स में जॉब टाइटल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपका अल्टीमेट आपने अपना जो गोल था वो अचीव कर लिया, ठीक है। ये नॉर्मली आपको एक डायग्राम मिल जाएगा आपकी बुक्स में भी, तो इसको भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब्राहम मैस्लो थ्योरी आपको डिस्क्राइब करनी है, तो सबसे पहले उन नीड्स को एक्सप्लेन करना और इस डायग्राम को बना के आना है, ठीक है। क्लियर? तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने कवर कर लिया। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास इंसेंटिव्स ऑफ, इंसेंटिव्स हमें समझना है। तो इंसेंटिव्स क्या भी हमने पीछे समझा था, मोटिवेटर, है ना, याद करो मोटिवेटर, मोटिवेटर यानी कि वो टेक्निक्स जिसके थ्रू आप एक पर्सन को मोटिवेट करते हो। तो इंसेंटिव्स है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इंसेंटिव्स मींस ऑल मेजर्स व्हिच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। वो सभी मेजर्स, वो सभी वेज जिसके थ्रू आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो सो दैट उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, वो बहुत अच्छे से काम कर सकें, वही क्या है, इंसेंटिव्स, ठीक है। इंसेंटिव्स दो तरह के हो सकते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी इंसेंटिव्स, और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल या फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है। आप देखो कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे की वजह से मोटिवेट फील करते हैं, कि मैंने बोला कि अगर आप ज्यादा काम करोगे, अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। वो तो जो मैं इनकम एक्स्ट्रा उन्हें देने वाली हूँ, वो जो एक्स्ट्रा उनको सैलरी या इंक्रीमेंट देने वाली हूँ, वो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें पैसा नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट मिले, उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको एक अच्छा स्टेटस एक अच्छी पोजीशन मिले, है ना, उनकी करियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ हो पाए, तो वो भी मोटिवेशन का पार्ट बनता है, और वो होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। एक होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पैसे के टर्म में, और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो कि पैसे के टर्म में नहीं, पर इसमें हम बात करते हैं स्टेटस की, इसमें हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की, ठीक है। क्लियर? अब इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या आएगा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या आएगा। देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस में हम सिंपल बात करते हैं आपकी सैलरी की, ठीक है। तो सैलरी इज द बेसिक इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉय टू वर्क एफिशिएंटली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड सिमिलर अदर अलाउंसेस, वो सब किस में आता है, बेसिक पे एंड अलाउंसेस में, ओके। इसके बाद आता है बोनस। बोनस क्या है, इट इज द सम ऑफ मनी ऑफर्ड, okay, it is the sum of money offered to an employee over and above the salary and wages as a reward for his good performance। मतलब कि सैलरी और वेजेस से हटके भी अगर आप एम्प्लॉय को कुछ दे रहे हैं, अमाउंट होता है बोनस, जैसे कि होता है दिवाली बोनस, न्यू ईयर बोनस। वो क्या है कि सैलरी और वेजेस तो दे रहे हो, बट उसके एक्स्ट्रा आप कुछ अमाउंट दे रहे हो एम्प्लॉय को, वो किस में आता है, बोनस में, ठीक है। देन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, ये क्या है, many wage incentives are linked with the increase in productivity at individual or group level। मतलब आप इसे कंपेयर करो, आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वो क्या था कि अगर एक एम्प्लॉय इफेक्टिव है तो उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप इंक्रीमेंट दोगे, है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट था वो। तो वही चीज है कि अगर एक एम्प्लॉय अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करेगा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आउटपुट जनरेट करेगा, तो उसे कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है। वो किसमें आता है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स में, ठीक है। देन प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि आप अपनी कंपनी से जो भी प्रॉफिट अर्न करोगे उसका कुछ पार्ट एम्प्लॉयज को दोगे, ठीक है। क्या लिखा है, the employees are given a share in the profits of the organization। This motivates them to perform efficiently and give their best to increase the profits of the organization, ठीक है। Then को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है कि आप शेयर्स पब्लिक में इशू ना करने की बजाय आपने वो शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही ऑफर करें एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। कि एक तो होता है कि आप पब्लिक में जा रहे हो शेयर्स इशू करने के लिए, बट अब आपने वो नहीं किया, आपने अपने एम्प्लॉय से ही पूछा कि क्या आपको शेयर्स परचेज करने हैं, और वो शेयर्स आप मार्केट प्राइस से कम की वैल्यू पे ऑफर करते हो, वो क्या है, स्टॉक ऑप्शन या फिर को पार्टनरशिप,
ठीक है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी की ओनरशिप होल्ड करेंगे। ओके, तो क्या लिखा है, अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान the employees is offered the ordinary shares of the company at a price lower than its market price for a specified period of time। ठीक है, बट हाँ ये स्टॉक ऑप्शन ऐसे नहीं मिल जाता कि आपने 1 साल कंपनी में काम किया तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, नहीं, कुछ प्रॉपर पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है कि आपने अगर इतने टाइम एक कंपनी में काम किया है तब आपको वो स्टॉक जो शेयर्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, भले ही एक एम्प्लॉय रिटायर हो जाए बट स्टिल उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल सके, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिल सके, जैसे कि ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट एक्सेट्रा प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉइज पोस्ट रिटायरमेंट। ओके, देन परक्विजिट्स यानी कि कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आप दे रहे हो, जैसे कि कोई अकोमोडेशन, कार अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, एजुकेशनल फैसिलिटीज दे दी आपने एम्प्लॉइज के चिल्ड्रन के लिए, recreational facilities in addition to the salary and allowances to its employees। कुछ आपने additional benefits में अपने employees को, वो किस में आते हैं, perquisites में। ठीक है, बट हमने देखा कि ये जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े ये सभी पैसे की टर्म्स में, तो ये किस में आते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। ओके, ठीक है, बट सभी एम्प्लॉइज पैसे की टर्म्स में ही मोटिवेट नहीं रहते, कुछ एम्प्लॉइज के लिए क्या मैटर करता है कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, उन्हें डिग्निटी मिले, उनकी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो पाए, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो वो सब आते हैं हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा है स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द पोजीशन इन द हियरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, कि एक एम्प्लॉय किस पोजीशन पे है एक ऑर्गेनाइजेशन में, द लेवल ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, सैलरी, पर्क्स एटसेट्रा डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, कि उसके पास हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी है, उसके पास हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसका स्टेटस को डिफाइन करता है। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही बेकार है, एज सच कोई एम्प्लॉयज नहीं है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो एम्प्लॉय खुद से ही मोटिवेट फील करके अच्छा काम करेगा, है ना। तो वही लिखा है, it refers to the environmental characteristics of an organization that are perceived by its employees about the organization and have a major influence on their behavior। ठीक है, सही है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट होना जरूरी है। ओके, देन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे क्या लिखा है इसमें, every employee desires growth in an organization and when he gets promotion as an appreciation of his work he is motivated to work better। कि उनके लिए करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आए जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए, सो दैट वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करें और अच्छे से काम कर पाएंगे, तो ये भी किसका पार्ट बनता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का। ओके, देन जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या लिखा है, it refers to the designing of jobs in such a way that it involves higher level of knowledge। आप इस तरह की जॉब्स डिजाइन करो जिसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड हो। तो जॉब एनरिचमेंट क्या है, इट रेफर्स टू डिजाइनिंग ऑफ जॉब्स इन सच अ वे दैट इट इन्वॉल्व्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज, कि इस तरह की जॉब्स डिजाइन करनी है जिसमें आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो, स्किल्स चाहिए हो, अ वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, मोर ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज, मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस एंड मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ। तो इस तरह की आपको जॉब्स डिजाइन करनी है, वो किसमें आता है, जॉब एनरिचमेंट में, क्योंकि अगर आप एक ही तरह का काम देते रहोगे एम्प्लॉइज को तो उनकी ग्रोथ एज सच कुछ नहीं होगी, बट जब आप उनको कुछ अच्छा न्यू क्रिएटिविटी लगाने वाला काम दोगे तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, देन एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। रिकॉग्निशन मींस एक्नॉलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑफ वर्क डन बाय एम्प्लॉइज, की एम्प्लॉइज ने जितना भी काम किया है उसके लिए उन्हें एप्रिसिएशन मिले। ठीक है, उसके लिए उन्हें रिकॉग्निशन मिले, वो किस में आता है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम में। ठीक है, जैसे कि आपने अपने एम्प्लॉयज को कुछ अवार्ड्स दे दिए, कुछ ट्रॉफीज दिए कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो वो किस में आता है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम में। ओके, देन जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी यानी job security provides future stability and sense of security among the employees। The employees are not worried about the future and thus work with more enthusiasm। ऐसा ना हो कि आपने एम्प्लॉयज को हायर किया है और आपने बहुत जल्दी उन्हें टर्मिनेट कर दिया, जॉब से निकाल दिया, नहीं, उनको एक प्रॉपर टेन्योर के लिए जॉब में रखो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखो, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे, फुल एनर्जी के साथ काम करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहां से कहीं ना कहीं मिलती है। ओके, देन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो मैनेजमेंट में, एम्प्लॉयज को पार्ट लेने दो। ठीक है, जितने भी डिसीजंस लो उसमें एम्प्लॉयज को भी मौका दो, चांस दो कि वो भी अपने ओपिनियंस शेयर करें। ठीक है,
देन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी कि एम्प्लॉय को और ज्यादा पावर दो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो सो दैट वो मोटिवेटेड फील करें, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो पाए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हो सके। ठीक है, ये सब किस में आते हैं हमारे पास, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। ठीक है, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब इनरिचमेंट, जॉब सिक्योरिटी, ये सब किसके पार्ट होते हैं हमारे पास, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, तो इंसेंटिव्स दो तरह के होंगे, सबसे पहले फाइनेंशियल, दूसरे नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल हमने समझे और इसके बाद हमने देखा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले मोटिवेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और इंसेंटिव्स। ठीक है, मोटिवेशन आपको इतना ही पढ़ना था। ओके, अब समझते हैं हमारा सेकंड एलिमेंट दैट इज लीडरशिप। ठीक है, आपको याद रखना है, कितने एलिमेंट्स थे याद करो फटाफट से, SMLC। सुपरविजन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मोटिवेशन हमने कर लिया, अब बचा लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो अब सेकंड एलिमेंट लीडरशिप। देखो लीडरशिप क्या है, ओके, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप लोगों के इन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो, उनके बिहेवियर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हो सो दैट वो वॉलंटरली अपनी इच्छा के अनुसार गोल्स के टुवर्ड काम करें। ठीक है, वही लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरीली, यानी कि उनको खुद से मन करे वे अपनी इच्छा के अनुसार काम करें टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वो क्या है, लीडरशिप। अगर हम बात करते हैं रतन टाटा जी की, हम बात करते हैं मुकेश अंबानी जी की, हम बात करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की, अगर हम बात करते हैं इलॉन मस्क की, ये सभी कौन है, ये लीडर्स हैं। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आता है कि एक मैनेजर और एक लीडर में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं। देखो, मैनेजर होता है जो चीजों को मैनेज करके चलता है, जो लोगों को गाइड कर रहा है, बट लीडर कौन है, लीडर वो इंडिविजुअल है जो चीजों को मैनेज तो करेगा, वो एक मैनेजर तो होगा, बट वो अपनी टीम के साथ खुद भी इन्वॉल्व होकर काम करेगा। ठीक है, मैनेजर क्या करता है, आपको पता है था कि इस तरह काम करना है, बट लीडर खुद भी टीम का पार्ट बन के काम करता है। ठीक है, अगर आपने ये चीज पढ़ी होगी इलॉन मस्क के बारे में, तो उनकी टीम इतनी स्ट्रांग है, स्टिल वो आज भी, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट स्टिल वो आज भी डेली बेसिस पे 16 to 18 आवर्स काम करते हैं, जिनकी पूरी टीम है काम करने के, बट स्टिल वो भी काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है उन्हें, भाई वो रिचेस्ट पर्सन है, स्टिल वो डेली बेसिस पे 16 से 18 घंटे काम करते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक लीडर है। ठीक है, तो लीडर हमेशा एक मैनेजर तो होगा, बट एक मैनेजर लीडर है या नहीं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, लीडरशिप क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, सबका पर्पस एक ही है कि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। ओके, देन इसके फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लोगों की एबिलिटी को शो करता है कि वो किस तरह लोगों को, अदर जो और लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, उनको इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में किस तरह चेंज लेके आ पा रहे हैं। ठीक है, देन इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन अदर्स बिहेवियर। सिंपल बात है, लीडरशिप के थ्रू आप लोगों के बिहेवियर में, लोगों के माइंडसेट में, लोगों के अप्रोच में कहीं ना कहीं चेंज लेके आते हो, एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हो। ठीक है, देन इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। किसके बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं, लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में। ओके, देन एक्सरसाइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मोटिव क्या है कि आपका जो गोल है, आपकी जो फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो पूरा हो सके। एंड देन इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चलता रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तो लोगों को लीड करना है, लोगों को गाइड करते रहना है, तो ये चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, ये हो गया हमारा लीडरशिप। इसके बाद क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, अच्छा एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, वो आप बुक से रीड कर लेना। अगर हमें फीचर समझ में आ गए तो इंपॉर्टेंस बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, तो मैंने प्रेजेंटेशन में कवर अप नहीं किया है, वो आप इजीली बुक से रीड कर सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, कि एक अच्छे लीडर की क्या क्या खासियत, क्या क्या क्वालिटीज होंगी। सबसे पहले फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स में हम बात करते हैं हाइट, फिजिकल फीचर्स में हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्शन, इसमें हम बात करते हैं वेट की, कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी किस तरह की है। ठीक है, फिजिकल फीचर्स। उसके बाद नॉलेज, कि आपके पास एक अच्छे लेवल की नॉलेज हो। ठीक है, अच्छा लेवल का ज्ञान हो, आपको हर फील्ड की नॉलेज हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, आपके पास हर फील्ड की नॉलेज होना जरूरी है, तो आप एक अच्छे लीडर कहलाओगे। ठीक है, देन इंटीग्रिटी, आप
अपनी सोसाइटी के एथिक्स मॉरल्स को ध्यान में रखते हुए काम करो, इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, ठीक है। देन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यानी कि एक लीडर वही होगा जो अपॉर्चुनिटीज का वेट ना करे, बट वो खुद से सबसे पहला स्टेप ले और आगे बढ़े, सो दैट उसके फॉलोअर्स भी मोटिवेटेड फील करें और आगे बढ़ सके। तो आपको अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करना है, सही मोमेंट का वेट नहीं करना है, अपॉर्चुनिटीज को का वेट नहीं करते हुए आपको बस आगे बढ़ते रहना है, इनिशिएटिव लेना है, फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, ठीक है। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि आप किस तरह लोगों को समझा पा रहे हो, किस तरह आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रख पा रहे हो, किस तरह आप लोगों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन में हमें स्पीकिंग भी कवर करना होता है और लिसनिंग भी कवर करना होता है, मतलब कि आप लोगों की बातों को सुनने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना जरूरी है, ठीक है। देन मोटिवेशनल स्किल्स, मोटिवेशन अभी हमने पीछे पूरा टॉपिक समझा। तो अगर आप अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हो, उनको इंस्पायर कर पा रहे हो, उन्हें स्टिमुलेट कर पा रहे हो, तो आप एक अच्छे लीडर होंगे, ठीक है। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, तभी तो बाकी लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तभी तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन डिसिसिवनेस, मतलब कि आपने एक बार कोई चीज बोल दी तो आप अपने डिसीजन से, अपने पॉइंट से बेसिकली उससे कहीं अलग ना हो जाओ। ऐसा नहीं करना कि आपने बोला कुछ और आप कर कुछ रहे हो, ठीक है। तो डिसिसिवनेस होना बहुत जरूरी है कि आप अपने पॉइंट के पक्के हो, जो आपने बोला है वो आप करके दिखा रहे हो, ठीक है। देन सोशल स्किल्स, यानी कि आपका एक फ्रेंडली नेचर हो, ठीक है, आप सोसाइटी में एक अच्छे तरह से रिलेशंस मेंटेन कर पाओ, तो वो किसमें आता है, सोशल स्किल्स में, ठीक है। तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर क्या क्या, फिजिकल फीचर्स, नॉलेज, इंटीग्रिटी, इनिशिएटिव, मोटिवेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिसिवनेस एंड सोशल स्किल्स, ये सब किसमें आता है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर में, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स। अब लीडरशिप टॉपिक से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो होगा लीडरशिप स्टाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा। तीन तरह के लीडर्स होते हैं, सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन लीडर, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडर, और थर्ड होता है लेज़े फेयर या फिर फ्री रेंज लीडर, ठीक है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़े फेयर, ओके। अब देखो इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ऑटोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है और लेज़े फेयर क्या है। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब है कि एक ऐसा लीडर जो सारी डिसीजन मेकिंग खुद करेगा, वो किसी से नहीं पूछता, सारा मैनेजमेंट में कंट्रोल उसी लीडर का है, वो जैसा बताएगा अपने सबॉर्डिनेट्स को उसी तरह से काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, जैसा बताया वैसा ही करना है, सारी डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है, उस अकेले लीडर के हाथ में। उसी लीडर को हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर या फिर अथॉरिटेरियन लीडरशिप, ठीक है। देखो क्या लिखा है, autocratic leader gives the order to be obeyed by the subordinates, ठीक है। he centralizes decision making power in himself, सारी decision making power किसके पास है, लीडर के पास। he determines the policies or decisions for the group without consulting them, जितने भी decisions, जितने भी policies बनेंगी वो खुद अकेले लेगा, without consulting the other members, other subordinates, ठीक है। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें तो देखो ये हमारा लीडर है, ए इज द लीडर और बी सी डी है सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, फॉलोअर्स। अब देखो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन है, ए की तरफ एरो है, मतलब ए ने जैसा बताया वैसा ही बी सी डी को काम करना होगा, ये क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या फिर हम बोल सकते हैं बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, ठीक है। इसके अगर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देखें तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। सिंपल बात है कि जब आपको किसी से पूछना ही नहीं है, सारी डिसीजन मेकिंग आपके खुद के हाथ में, तो बहुत इजीली बहुत क्विकली डिसीजन मेकिंग हो पाएगी, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसके बाद प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू लीडर्स, अब जब लीडर खुद सारा काम करेगा तो जब उसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करेगा, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। ये इसके मेरिट्स हो गए। डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो सिंपल बात है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज, अपने सबॉर्डिनेट से पूछोगे ही नहीं, उनके आइडियाज ही नहीं लोगे, तो जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट फील करेंगे, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट अमंग एम्प्लॉयज, फ्रस्ट्रेशन इंक्रीजेस एब्सेंटीज्म, अब जब एम्प्लॉय से पूछा ही नहीं जा रहा, उनको बस ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एब्सेंट होंगे, है ना, वो छुट्टियां मारेंगे बेफालतू की, जिससे कि एब्सेंटीज्म इंक्रीज होगा और
हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ही चले जाएं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये बहुत रेयरली आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ये स्टाइल हमें देखने को मिलता है फैक्ट्रीज में, क्योंकि फैक्ट्रीज में जैसा आप बताओगे सबऑर्डिनेट्स को वैसा ही प्रोडक्शन करना होगा, अदरवाइज वो कुछ भी बना देंगे, सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेयरली कहीं पे देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? सिर्फ फैक्ट्रीज में। ठीक है, ऑटोक्रेटिक समझ में आया कि सारी डिसीजन मेकिंग किसके पास है? उस अकेले लीडर के पास। ओके, इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सेकंड टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि अब आप मिलके डिसीजन मेकिंग करोगे, एक लीडर और जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मिलके डिसीजन मेकिंग करेंगे, मिलके प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, A democratic leader makes action plans and decisions in consultation with the subordinates. सारा काम मिलके किया जाएगा, सबऑर्डिनेट्स से कंसल्ट करके देन आप डिसीजंस लेते हो। इसके बाद he never asks people to do things without working out the long term plans on which they are working. वो कभी भी इस तरह काम नहीं करेगा लीडर कि उसने अपने सबऑर्डिनेट से आइडियाज भी नहीं पूछा ही नहीं, सब कुछ पूछ के किया जाएगा, मिलके किया जाएगा, म्यूचुअली सारा काम होता है। ठीक है, then he respects others' opinions and supports subordinates to perform their duties and achieve organization goals. ठीक है, सही है। एडवांटेजेस अगर हम देखें तो सबसे पहले डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज से पूछा जा रहा है, उनके आइडियाज उनके ओपिनियंस लिए जा रहे हैं, जिससे कि एम्प्लॉइज का जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा। जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा, उनका मोरल बूस्टअप होगा, वो अच्छे से काम कर पाएंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और एब्सेंटीज्म कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि उनसे डिसीजन मेकिंग में उनको कहीं ना कहीं पार्ट मिल रहा है, उनके ओपिनियंस लिए जा रहे हैं, उनके आइडियाज लिए जा रहे हैं, तो वो बेफालतू की छुट्टी नहीं करेंगे, वो मोटिवेटेड फील करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो टाइम कंज्यूमिंग है ना, ऑटोक्रेटिक में सारी डिसीजन मेकिंग लीडर कर रहा था, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, बट यहाँ पे डेमोक्रेटिक के केस में सब सारी डिसीजन मेकिंग आप मिलकर करोगे, एक एक सबऑर्डिनेट से पूछोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है, तो डिसीजन मेकिंग कैसी होगी? स्लो। शोज लैक ऑफ एक्सपर्टीज, मतलब कि अब कई बार ऐसा एम्प्लॉइज फील कर सकते हैं कि जो लीडर है वो सबऑर्डिनेट्स के आइडियाज ले रहा है, तो इससे कई बार ये होता है कि जो लीडर है वो कहीं ना कहीं इतना एफिशिएंट नहीं है, उसके बाद इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारे ओपिनियंस मांग रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसके बाद मे डिसअपॉइंट एम्प्लॉइज, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अगर फिगर देखें तो देखो बीच में है लीडर और ये हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और आप देखो एरो दोनों साइड है, ठीक है ना, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसी तरह के लीडरशिप स्टाइल को हम कहते हैं ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप या फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ओके, ठीक है। इसके बाद लास्ट टाइप जो आता है वो है लेजे फेयर या फिर फ्री रेन। इसका मतलब क्या है कि इस केस में लीडर का ऐसा कुछ रोल ही नहीं, सारी डिसीजन मेकिंग पावर, जितने भी प्लान्स पॉलिसीज बनेंगे वो सभी सबऑर्डिनेट्स खुद बनाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी अपनी इनोवेशन यूज करके सारी डिसीजन मेकिंग होगी। लीडर का काम बस इतना है कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा? लीडर। बाकी सारी डिसीजन मेकिंग पावर सारा फ्रीडम किसके हाथ में? सबऑर्डिनेट्स के हाथ में। देखो, फ्री रेन लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सच ए लीडर अवॉइड्स यूज ऑफ पावर, he depends largely upon the group to establish its own goals and work out its own problems. The leader gives high degree of independence to his followers to formulate their own goals and plans. सारी डिसीजन मेकिंग पावर, सारा फ्रीडम किसके हाथ में है? सबऑर्डिनेट्स के हाथ में। ठीक है, इसका अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये हमारा ए जो है लीडर है और बी सी डी सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि आपस में मिलकर सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ए का रोल क्या है कि वो आपको रिसोर्सेज अरेंज करके देगा। ठीक है, एडवांटेजेस, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, है ना, जब आपने एम्प्लॉइज पे सब कुछ छोड़ दिया है तो यानी कि आपको उन पे ट्रस्ट है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। उसके बाद इससे एम्प्लॉय की कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगी। ठीक है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, वो अपना दिमाग लगा कुछ नई चीज कुछ नई स्किल्स यूज करके प्रोडक्शन करेंगे, काम करेंगे, तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी देखने को मिल सकता है। एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, अब एम्प्लॉयज को जब कोई बताने वाला ही नहीं है तो वो अपनी कैपेसिटी से हट के अच्छे से काम कर पाएंगे, जिससे ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा। ठीक है, बट अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो सबसे पहले वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सबसे मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है, तो वो रिसोर्सेज वेस्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। डुप्लीकेशन हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगी और कॉस्ट भी आपका ज्यादा हो जाएगा, है ना, हायर कॉस्ट। देन नो सपोर्ट फ्रॉम लीडर, लीडर के
तरफ से कोई ऐसा हमारे पास सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, डुप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। देन टीम स्पिरिट इज अफेक्टेड, हो सकता है कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, है ना, डिबेट ऐसा हो जाए, तो वो उसकी वजह से टीम स्पिरिट कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। जब सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, कोई प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं है, तो वहां से टीम स्पिरिट अफेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्लियर, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास लेज़े फेयर या फिर फ्री रेन, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की सारी डिसीजन मेकिंग लीडर के हाथ में। देन हमने देखा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, कि मिलके सारा काम होगा। और उसके बाद है लेज़े फेयर, यानी कि सारी डिसीजन मेकिंग किसके पास है, सबऑर्डिनेट के हाथ में, लीडर बस आपको रिसोर्सेज अरेंज करके देगा, ठीक है। क्लियर, लीडरशिप भी हमने कर लिया। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन क्या है। तो अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, देखो कम्युनिकेशन का मतलब है वार्तालाप, है ना, कन्वर्सेशन, कि आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज सामने वाले को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, बता पा रहे हो, समझा पा रहे हो, ठीक है। एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन is the process of exchange of information, ideas, opinions, thoughts between two or more persons for common understanding, ठीक है, कि आप अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स शेयर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो बिटवीन टू और मोर पर्सन, सो दैट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन मीनिंग आप वहां से निकाल सको। वही क्या है कम्युनिकेशन। अगर आप अकेले से बात कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, जो कि जरूरत है, सेल्फ टॉक इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो वो टू वे होता है, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें फॉर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है, कम्युनिकेशन स्पीकिंग, ठीक है, आप बोल के कम्युनिकेट कर रहे हो। लिसनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप कितने अच्छे से सामने वाले की बातों को सुन पा रहे हो, उससे मीनिंग निकाल पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। राइटिंग, आप लिख के कम्युनिकेट कर सकते हो। जेस्टर्स, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन, कि आप ना तो लिख रहे हो ना बोल रहे हो, आप फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट करो, जैसे कि मूवीज में होता है ना, एक्टर एक्ट्रेस के बीच में फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग यानी कि मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा रहा है। जितनी भी कंपनीज, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन्स के थ्रू अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं टू द कस्टमर, टू द पब्लिक, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन में ही आ जाता है, ठीक है। सही है, एक बेसिक हमें समझ में आया कि कम्युनिकेशन है क्या, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको पढ़ना होता है सबसे पहले सेंडर, देन ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास सेंडर, ओके, सबसे पहले आता है सेंडर, देन एक्चुअली इसमें कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे सबसे पहले आता है मैसेज और इधर आएगा एनकोडिंग। चलो कोई बात नहीं, हम आगे समझते हैं। देखो, ये हमारा पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आता है सेंडर, देन मैसेज, देन एनकोडिंग, इसके बाद मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइस। इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस में आता है सेंडर। सेंडर कौन है, वो इंडिविजुअल जिसे अपना मैसेज, जिसे अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेट करना है, कन्वे करना है, वो कौन है, सेंडर, यानी कि मैसेज भेजने वाला, वो कौन है, सेंडर, ठीक है। इसके बाद मैसेज, मैसेज यानी कि वो डेटा जिसको आपको ट्रांसमिट करना है टू द रिसीवर। तो the data that is to be transmitted to the receiver, that is your ideas, feelings, suggestions, order, etc. जो भी डेटा जो आपको ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेट करना है टू द रिसीवर, वो क्या है, आपका मैसेज, ओके। इसके बाद एनकोडिंग, एनकोडिंग मतलब कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स, लोगोज, एटसेट्रा। मतलब वो मैसेज तो भी आपके दिमाग में, आपके माइंड में, अब उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करो, उसको कम्युनिकेशन सिंबल्स में कन्वर्ट करो, जिससे सामने वाला इंडिविजुअल से समझ पाए, वो आपको दिमाग को नहीं पड़ेगा, है ना। तो उस मैसेज को दिमाग से आप वर्ड्स में कन्वर्ट करो, दैट इज एनकोडिंग, ओके। देन मीडिया, मीडिया मतलब कि आप किस पाथ के थ्रू उस मैसेज को ट्रांसफर करोगे टू द रिसीवर। क्या आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करोगे, क्या आप फोन पे कम्युनिकेट करने वाले हो, क्या आप एक ईमेल लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या आप व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो मीडिया, यानी कि द पाथ और चैनल थ्रू विच एनकोडेड मैसेज इज transmitted to the receiver, that is face to face.
फोन कॉल, इंटरनेट एटसेट्रा, कि किस चैनल के थ्रू, किस पाथ के थ्रू, किस तरह आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो टू द रिसीवर, वो किस में आता है, मीडिया में, ठीक है। देन डिकोडिंग, डिकोडिंग मतलब कन्वर्टिंग द एनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर। अब रिसीवर को क्या करना है, वो उस एनकोडेड सिंबल, उस एनकोडेड मैसेज को कन्वर्ट करेगा और उससे कोई ना कोई मीनिंग निकालेगा, वो किस में आता है हमारे पास, डिकोडिंग में, ठीक है। देन रिसीवर, रिसीवर कौन है, वो इंडिविजुअल, वो पर्सन जिसने कि उस मैसेज को रिसीव करा है, जिसको आपने मैसेज भेजा है। सो द पर्सन हु रिसीव्स कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर इज द रिसीवर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास फीडबैक। फीडबैक यानी कि अब रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया, अब वो इंडिकेट करेगा कि हाँ मैंने मैसेज रिसीव कर लिया है और मैसेज को मैंने अच्छे से समझ लिया। तो फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, है ना, कि आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि क्या आप कल स्कूल आने वाले हो, तो उसकी तरफ से रिप्लाई आया कि हाँ या ना, वो क्या है, फीडबैक है, ठीक है। तो ऑल दोस एक्शंस ऑफ द रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द सेंडर इज द फीडबैक, ठीक है। इसके बाद आता है नॉइस। अब देखो नॉइस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे कम्युनिकेशन प्रोसेस पूछते हैं तो आप बस यहाँ फीडबैक तक लिख के आएंगे, बट अगर एलिमेंट्स पूछा जाए तो नॉइस इज ऑल्सो पार्ट टाइप, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नॉइस क्या है कि कुछ भी हिंड्रेंस, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कि अगर आप थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेट कर रहे हो तो हो सकता है नेटवर्क इशू हो, आप थ्रू फोन कॉल अगर कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो हो सकता है बीच में नेटवर्क इशू हो, है ना, कि आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो और हो सकता है यार पीछे से किसी ने बहुत लाउड म्यूजिक चला दिया हो, कोई बहुत पीछे चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, वो क्या है, नॉइस है, ठीक है। कि बेफालतू की पीछे से आवाजें आ रही हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो सब किस में आता है, नॉइस में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस भाई सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सेंडर, देन मैसेज, इसके बाद एनकोडिंग, इसके बाद मीडिया, देन डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक, ठीक है, और लास्ट में नॉइस। क्लियर, ठीक है। ये हमारा टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कितने तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन से, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि जिसमें आप ऑफिशियल मैटर्स पे बात कर रहे हो, ठीक है, कि आप एक कंपनी में काम करते हो तो आप कंपनी से रिलेटेड, उनके टारगेट्स, उनके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड काम की बात कर रहे हो, ऑफिशियल मैटर्स पे बात कर रहे हो, कोई भी बेफालतू की बातें नहीं कर रहे हो, वो किसमें आता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि आप अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो बस आप काम की बात नहीं करोगे, जितने भी आपस में एम्प्लॉयज हैं, जितने भी कलीग्स हैं, उनके साथ आप टाइम पास वाली बातें भी तो करोगे, है ना, कि हाँ भाई कल कहाँ गए थे घूमने। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें आप बेफालतू की गॉसिपिंग करते हो, वो किसमें आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ऐसे ही चिट चैट कर रहे हो आप लोग, है ना, गॉसिप्स कर रहे हो, वो किसमें आ जाता है हमारे पास, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड है, जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में चलता है, एक प्रॉपर चेन में चलता है, ठीक है, एक स्केलर चेन को फॉलो करते हुए होता है ये, ठीक है। रिटर्न में भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, बट हमेशा प्रेफर ये किया जाता है कि वो रिटर्न में हो, सो दैट आप फ्यूचर के लिए उसे एज अ प्रूफ यूज कर सकें, ठीक है। देखो सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिजाइन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इट इज कंसर्न्ड विद ऑफिशियल मैटर्स, किससे कंसर्न्ड है, ऑफिशियल मैटर्स, ऑफिशियल बातें होंगी। इट कैन बी ओरल और रिटन, बट प्रेफर क्या किया जाएगा कि वो रिटन हो, ठीक है। इसके बाद क्या टाइप्स हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, सबसे पहला वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल। तो कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हैं, कौन से, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के भी दो टाइप्स हैं, कौन से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी कि ऊपर से नीचे, या फिर सॉरी नीचे से ऊपर, या फिर ऊपर से नीचे, वर्टिकल, ठीक है ना। दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल में भी दो आएंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड यानी कि नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे होगा हमारा सबॉर्डिनेट और ये होगा हमारा सुपीरियर। तो जब सबॉर्डिनेट सुपीरियर से कम्युनिकेट करेगा, वो अपने कुछ आइडियाज, अपने कुछ ओपिनियंस, कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब शेयर करेंगे, तो वो किसमें आता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में, ठीक है। कि जब नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन किया जा रहा है, यानी कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो किसमें आता है, अपवर्ड, ठीक है। और डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे, जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि कुछ आपको पॉलिसीज शेयर करनी है,
कुछ ऑर्डर आपको शेयर करने हैं, वो किस में आता है, डाउनवर्ड में, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पहले वर्टिकल, वर्टिकल में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और हॉरिजॉन्टल यानी कि ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक सेम लेवल पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कि मार्केटिंग वाला जो हेड है, मार्केटिंग का हेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड से कम्युनिकेट कर रहा है तो दोनों सेम लेवल पे, है तो दोनों मिडिल लेवल पे ही, तो ये जब दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में भी दो होंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड यानी कि नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है, सही है। इसके बाद आता है हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल यानी कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो आप आपस में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करोगे, फालतू के ऐसे चिट चैट करोगे भाई, और कैसा रहा दिन, कल क्या किया, कल क्या खाया, कल कौन सी वेब सीरीज देखी, वो सब किसमें आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट एनी फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कोई भी एज सच फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज नहीं करते, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो इस डायग्राम में देख सकते हो कि कोई भी किसी से भी बात करता है, एज सच कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई सोर्स नहीं कि कहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, और इसी टाइप के कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा रूमर्स स्प्रेड होते हैं। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज, कोई भी ऐसी फालतू मैसेज हो कितनी बार फॉरवर्ड हो जाता है ना, तो वो क्यों, क्योंकि वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर हम इनफॉर्मल और फॉर्मल का एक एग्जांपल लें, सबसे जीता जागता एग्जांपल आप लोगों के स्कूल का, तो आपके स्कूल्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, क्लासेस में एक ग्रुप होगा जिसमें आपके टीचर्स भी होंगे, है ना, और सारे स्टूडेंट्स, तो उस ग्रुप में आप फालतू की चिट चैट नहीं कर सकते, आप उसमें स्टिकर्स, जोक्स, मीम्स वो सब नहीं शेयर कर सकते, वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट। बट एक ग्रुप ऐसा भी होगा जिसमें सभी स्टूडेंट्स होंगे, वो मस्ती करते हैं उस ग्रुप में, स्टिकर्स भेजते हैं, फालतू मैसेज, मजाक बनाना, जोक्स, मीम्स, वो सब किसमें आता है, इनफॉर्मल में, ठीक है, सही है। इसके बाद इट अराइजेस आउट ऑफ द नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज टू एक्सचेंज देयर व्यूज और आइडियाज, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस टाइप के कम्युनिकेशन में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करेगा, कहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ वो आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्या क्या टाइप्स हो जाते हैं इसमें, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप और प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, क्लस्टर, ये सब इसमें आ जाते हैं किसमें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो हमने देखा कि कम्युनिकेशन में सबसे पहले एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में भी दो हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में भी दो कौन से, एक तो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ठीक है, और इनफॉर्मल हमने समझ लिया, ठीक है। बस इतना ही हमारा चैप्टर था, और पूरा चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट करा। क्या क्या समझा, सबसे पहले डायरेक्टिंग क्या है ये हमने डिस्कस किया, इसके बाद हमने देखा था डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट्स, एस, एम, एल, सी। सुपरविजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मोटिवेशन हमने डिस्कस किया, मोटिव क्या है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेटर क्या है। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसको नहीं छोड़ के जाना है, तो मैस्लोज थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लीडरशिप हमने डिस्कस किया कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप स्टाइल्स वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप स्टाइल्स, तीन स्टाइल्स थे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेफेयर। और फिर हमने देखा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का प्रोसेस समझा, और कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बस हमारा इतना ही चैप्टर था, पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, अपने रिप्लाई फीडबैक जरूर दिया करो। अभी हमने कम्युनिकेशन पढ़ा है तो फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।